विधिक जागरूकता या विधि से संबंधित कक्षा के अंतर्गत चर्चा करेंगे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न और उससे जुड़े हुए एक्ट 2013 के बारे में। सबसे पहले हम इस एक्ट के स्वरूप पर चर्चा करने से पहले वास्तव में महिलाओं का जो लैंगिक उत्पीड़न है उसका स्वरूप क्या है उसकी चर्चा करेंगे। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का स्वरूप क्या हो सकता है। इसमें कार्यस्थल पर काम करने वाली या जो कर्मचारी महिलाएं हैं उनके जो साथी कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा उनका उपहास करना या किसी भी प्रकार के अस्वीकार्य लैंगिक व्यवहार को इसके अंतर्गत लिया जाता है। अर्थात महिलाओं की कार्यस्थल पर जो उपेक्षा की जाती है अथवा उन्हें अतिरिक्त कार्य देकर दबाव बनाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो वो लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। क्योंकि हर महिला को समानता से जीने का और स्वतंत्रता से कार्य करने का तथा एक उपयुक्त वातावरण या माहौल में जीने का अधिकार है और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। अगर किसी वर्क प्लेस पर इस प्रकार का वातावरण या माहौल बना है तो ये संबंधित नियोक्ता की या नियोजक की कमी होती है या संबंधित जिला अधिकारी के संज्ञान में इस प्रकार का मामला नहीं आया तो उसे उस अधिकारी के संज्ञान में लाना चाहिए। ये भी एक जिम्मेदारी है। एक्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की धाराएं बनी हुई हैं। उन धाराओं में अलग अलग प्रकार की पावर या शक्ति निहित है जिसके अंतर्गत हम संबंधित प्रत्यार्थी या जो दोषी व्यक्ति होता है या जो साथी कर्मचारी जो महिला का उत्पीड़न करता है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस एक्ट का नाम है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 अर्थात सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडेशन एक्ट 2013। अब आगे जाकर एक इस प्रकार का प्रश्न दिमाग में आता है कि किस प्रकार की महिलाओं के लिए है। तो हमें ये बात भी ध्यान में रखनी है कि इसमें हर आयु वर्ग की महिलाएं अर्थात इस प्रकार की कोई भी न्यून या अधिकतम आयु सीमा तय नहीं है कि इस वर्ग की महिलाओं के लिए एक्ट बनाया गया है। इसमें सभी प्रकार की आयु की या सभी आयु वर्गों की महिलाओं को ये लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए या संरक्षण देने के लिए बनाया गया एक्ट है। तो इसमें हर आयु वर्ग की महिलाएं शामिल है, ये भी ध्यान में रखना। और भारतीय जो दंड संहिता है उसकी धारा 354 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न को एक दंडनीय अपराध माना गया है। धारा 354 इसके अंतर्गत यौन उत्पीड़न है वो एक दंडनीय अपराध है। यानी किसी भी महिला का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354 आगे चलकर इसका भी विस्तार किया गया है। धारा 354 गए इस प्रकार से इसके उपधाराएं भी जोड़ी गई हैं जिनमें अगली कक्षा में हम इसका विस्तार भी पढ़ेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक चर्चित वाद है जिसे राजस्थान राज्य बनाम विशाखावाद नाम दिया गया है। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य बनाम विशाखा परिवार या वाद का संबंध किससे है तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से है। राजस्थान राज्य बनाम विशाखा, राजस्थान राज्य बनाम विशाखा, इस वाद का संबंध है वो महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से है। और इसी वाद को या विवाद को ध्यान में रखकर या जो 1997 में आया था
को ध्यान में रखकर अगस्त 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा गाइडलाइन जारी की गई है। महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित एक्ट इसी विशाखा गाइडलाइन को समाहित किए हुए है, या इसकी पूरी जो गाइडलाइन है वो एक निर्देशिका के रूप में इस एक्ट में काम करती है, तो उसको विशाखा गाइडलाइन नाम दिया गया है। विशाखा गाइडलाइन का संबंध है वो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है, और ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन है। विशाखा गाइडलाइन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की गई है। ऐसा प्रश्न को भी पूछा जा सकता है कि विशाखा गाइडलाइन का संबंध है, तो इसका संबंध सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा है। और विशाखा जो गाइडलाइन है वो विशाखा केस से संबंधित है। 1997 का राजस्थान राज्य बनाम विशाखा जो केस है या जो वाद है उससे संबंधित है, और इस विशाखा केस का संबंध समाज सेविका भंवरी देवी से है। विशाखा जो केस है उसका संबंध समाज सेविका भंवरी देवी से है। ये भी ध्यान रखना है। और यौन उत्पीड़न को लेकर एक समिति का गठन किया गया था, जिसको जे.एस. वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। तो जे.एस. वर्मा समिति का संबंध है, इसका भी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। जे.एस. वर्मा समिति जे.एस. वर्मा समिति है वो महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। अब इस एक्ट के अंतर्गत किस प्रकार के प्रावधान हैं, तो मोटे तौर पर हम जो चर्चा करेंगे उसमें प्रारंभिक रूप में दो प्रकार की समितियों का प्रावधान किया गया है। एक तो इस प्रकार की समिति जिसको आंतरिक शिकायत निवारण समिति नाम दिया गया है। प्रत्येक कार्यस्थल जहां 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहां महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने के लिए एक इस प्रकार की समिति का गठन किया जाएगा, और इस आंतरिक शिकायत निवारण समिति की जो अध्यक्षा है वो वहां कार्यरत वरिष्ठतम महिला सदस्य होगी। आंतरिक शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षा कार्यस्थल पर कार्यरत कोई वरिष्ठतम महिला होगी, और इसके अलावा जो अन्य 3 सदस्य होंगे उनमें एक सदस्य है वो एससी या एसटी की महिला का होना अनिवार्य है। तो आगे जो प्रावधान है उनमें 2 प्रकार की समितियों की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रावधानों के अंतर्गत पहली जो शिकायत है वो समिति है वो है आंतरिक शिकायत निवारण समिति या आंतरिक शिकायत समिति कह लो चाहे। इस समिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि इसके जो सदस्य हैं उनके अलावा जो अध्यक्ष है वो कार्यस्थल पर कार्यरत कोई वरिष्ठतम महिला होगी, और इसके अलावा यानी एक अध्यक्ष कार्यस्थल पर कार्यरत वरिष्ठतम महिला सदस्य होगी, इसके अलावा 3 सदस्य। इन 3 सदस्यों में एक महिला
रिजर्व कैटेगरी अर्थात एससी या एसटी से होनी आवश्यक है। तो इनसे मिलकर ये शिकायत समिति बनती है और संबंधित महिला को अगर ये महसूस होता है कि उसका लैंगिक उत्पीड़न किया जा रहा है तो वे संबंधित उस आंतरिक शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपनी बात रखेगी, अपना वाद रखेगी और उसके बाद आगामी जो कार्रवाई है उस समिति करेगी। इसके अलावा एक दूसरी भी है, अगर कोई इस प्रकार का वर्क प्लेस है जहाँ 10 से कम लोग काम करते हैं तो वहाँ ये आवश्यक नहीं होता है कि इसका गठन हो। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय शिकायत समिति या इसी का दूसरा नाम स्थानीय शिकायत समिति अथवा स्थानीय शिकायत निवारण समिति भी इसको कह सकते हैं। ये जिलाधिकारी द्वारा या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा गठित की जाती है और इस समिति में भी आंतरिक शिकायत समिति की भांति एक अध्यक्ष और वो किसी समाज सेवी महिला का होना जरूरी है। समाज सेवी कार्यों में जो प्रख्यात महिला है उसको इसकी अध्यक्षा मनोनीत किया जाता है। ये जिलाधिकारी के द्वारा निर्मित समिति होती है। ये भी ध्यान रखना, स्थानीय शिकायत समिति का निर्माण कौन करता है तो जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। इसकी अध्यक्षा कौन होगी तो इसकी अध्यक्षा कोई समाज सेवी या सामाजिक कार्यकर्ता महिला होगी और उसके साथ साथ अन्य जो सदस्य हैं वो किसी एनजीओ से संबंधित होंगे या गैर सरकारी संगठन जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों में जुड़े हुए हैं उनसे उन सदस्यों को लिया जाएगा। और यहाँ भी पूरब की भांति ये शर्त है कि इसमें भी एक सदस्य एससी और एसटी की महिला का होना जरूरी है। तो इसमें भी एक अध्यक्ष और अन्य जो सदस्य हैं वो किसी गैर सरकारी संगठन या एनजीओ के मेंबर होंगे और इन सदस्यों में एक महिला एससी या एसटी से शामिल रहे। तो इस प्रकार का प्रारूप है वो इन दोनों प्रकार की समितियों का होता है। और ये जो खास तौर से आंतरिक शिकायत निवारण समिति है इसकी जो पावर है या तो इसकी शक्ति की बात आती है तो इसको सिविल कोर्ट की या सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। जो समिति बनी है उनको जो शक्ति है या जो पावर है वो सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है अर्थात इस प्रकार की पावर का इस्तेमाल करके ये समिति कार्रवाई कर सकती है। अब जिस महिला का लैंगिक उत्पीड़न हुआ है वह अपनी शिकायत है वो इन समितियों के समक्ष कितने समय तक दर्ज करवा सकती है तो इस परिवार की जो अवधि है वो 3 महीने तक अथवा 90 दिनों की अवधि तक होती है। अर्थात अधिकतम 3 महीने या 90 दिनों के भीतर इन समितियों के समक्ष संबंधित उत्पीड़ित महिला को अपनी बात रखनी होगी। और यदि समिति चाहे तो या परिस्थितियों को देखकर उसमें अगर समयावधि को बढ़ाना चाहे तो उसके पास इस प्रकार की शक्ति होती है कि वो शिकायत दर्ज करवाने की अवधि को भी बढ़ा सकती है। तो कितनी अवधि के भीतर या कितने समय के भीतर शिकायत दर्ज हो जानी चाहिए इसका जो समय है या इस प्रकार का जो पीरियड है वो 3 माह का है। परिवार अवधि स्थानीय शिकायत समिति या आंतरिक शिकायत समिति या आंतरिक शिकायत निवारण समिति के समक्ष उत्पीड़ित महिला जिसका कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न हुआ है अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए उसके पास 3 माह की अवधि होती है अथवा 90 दिन। लेकिन हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि विशेष परिस्थितियों में
अगर इस प्रकार की समिति चाहे तो इस अवधि को बढ़ा भी सकती है। अब आगे कुछ इस प्रकार की धाराएं हैं जिनके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है या कौन सी धारा में किस प्रकार का प्रावधान है, उन प्रमुख धाराओं पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। धाराओं के अंतर्गत जो शक्तियां हैं वो धारा 9, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे धारा 9। इसमें परिवाद दर्ज करवाने की पावर होती है। जो भी उत्पीड़ित महिला है वो अपनी बात को, अपनी शिकायत को संबंधित समिति के समक्ष जिस निर्धारित समयावधि के भीतर दर्ज करवाएगी उसकी शक्ति धारा 9 में उल्लेखित की गई है। और धारा 10, ये दोनों प्रकार की जो समितियां हैं, आंतरिक शिकायत निवारण समिति और स्थानीय शिकायत निवारण समिति, उन दोनों प्रकार की समितियों को इस प्रकार की शक्ति भी प्राप्त है कि वो मध्यस्थता के द्वारा भी संबंधित मामले को सुलझा सकती हैं या सुलह करवा सकती हैं। अगर परिवाद दर्ज करवाने वाली महिला और प्रत्यार्थी दोनों इस बात से सहमत होते हैं, अर्थात प्रत्यार्थी के साथ अगर संबंधित महिला समझौता करना चाहती है, सुलह करना चाहती है, तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से इस प्रकार का समझौता तय हो सकता है। लेकिन संबंधित समझौते की लिखित प्रति एक प्रत्यार्थी को या दोषी व्यक्ति को देनी होगी और एक संबंधित उत्पीड़ित महिला के पास रहेगी। तो धारा 10 के अंतर्गत दोनों प्रकार की जो समितियां हैं उनको मध्यस्थता की पावर दी गई है या शक्ति दी गई है। इसके बाद जो धारा 11 आती है, इसमें जांच के प्रावधान है। यदि कार्यस्थल पर काम करने वाली कोई कर्मचारी महिला है या महिला कर्मचारी है तो उसकी जांच संबंधित समिति करेगी और उसके साथ साथ निर्धारित सेवा नियमों के अंतर्गत संबंधित प्रत्यार्थी या दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है, अथवा जांच के उपरांत अपनी रिपोर्ट नियोजक या जिलाधिकारी को सौंप सकती है और संबंधित नियोजक अथवा नियोक्ता या जिलाधिकारी 60 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यानी इस प्रकार के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो जांच की जो शक्ति है या जो पावर है वो इन दोनों प्रकार की समितियों के पास होती है और ये संबंधित महिला कर्मचारी होने की स्थिति में खुद भी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन यदि कोई महिला कामगार है, घरेलू नौकर है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की जो धारा 509 है उसके अंतर्गत 7 दिनों के भीतर निकटतम जो पुलिस स्टेशन है उसमें सूचना देकर कार्रवाई के लिए लिखे। तो यदि महिला कोई घरेलू नौकर है या कामगार है तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 509 है, आईपीसी की धारा 509 के अंतर्गत 7 दिन की अवधि के भीतर संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रत्यार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट करेगी या सूचना देगी। तो ये जो अवधि है वो 7 दिन है, ये भी ध्यान में रखना। इसके बाद जो धारा 12 आती है, यानी जब तक जांच लंबित रहती, जांच चलती है, तब तक संबंधित उत्पीड़ित महिला को छुट्टी दिलाई जाए। यानी या तो उसको 90 दिन या 3 माह की छुट्टी संबंधित नियोक्ता या नियोजक से दिलवाई जा सकती है। इस प्रकार की मांग समिति कर सकती है। जब आंतरिक शिकायत निवारण समिति या स्थानीय शिकायत समिति जांच करती है तो संबंधित नियोजक को या नियोक्ता से इस प्रकार का आग्रह कर सकती है कि या तो संबंधित पीड़ित महिला का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए या फिर उसको 3 माह की अवधि के लिए छुट्टी दी जाए या फिर जांच प्रभावित न हो तो इस प्रकार के कोई अन्य उपाय या जो राहत है वो उसके पक्ष में किए जाने चाहिए, इसकी सुनवाई होनी चाहिए। इसके बाद धारा 13, इसमें जांच रिपोर्ट है वो 10 दिन के भीतर सौंपनी होती है। जांच रिपोर्ट सौंपने की जो अवधि है वो 10 दिन की बताई गई है कि
अगर शिकायत निवारण समिति को ये एहसास होता है कि संबंधित व्यक्ति कार्रवाई योग्य है या मध्यस्थता या सुलह नहीं बैठ पा रही है, तो ऐसी स्थिति में 10 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए। और कई बार ये भी होता है कि जांच में ये पाया गया कि व्यक्ति दोषी नहीं है या उसके विरुद्ध झूठा परिवार या मिथ्या या दोषपूर्ण परिवार दर्ज करवाया गया है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित वाद या परिवार दर्ज करवाने वाली महिला को भी निर्धारित सेवा नियमों के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार के दंड के प्रावधान है तो धारा 14 में दिए गए हैं। यानी जो धारा 13 हमने चर्चा की है कि जांच रिपोर्ट है वो समिति 10 दिन के भीतर सौंप देगी, और यदि संबंधित व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवार दर्ज हुआ है वो दोषी नहीं है, तो वहां संबंधित समिति को ये देखना पड़ेगा कि कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। और यदि जिलाधिकारी या नियोक्ता समिति की सिफारिश प्राप्त कर लेता है तो 60 दिन के भीतर उसको प्रत्यर्थी पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई, इसकी अवधि हमने लिखा 10 दिन, और संबंधित नियोक्ता या नियोजक या जिलाधिकारी साठ दिन के भीतर संबंधित प्रत्यर्थी या जो दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। साथ ही हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है शिकायत झूठी हो या मिथ्या हो या दोषपूर्ण हो, या द्वेषता के कारण संबंधित व्यक्ति को बदनाम करने के लिए उसका भ्रामक और झूठा बदनामी भरा प्रचार करने के लिए अगर किसी महिला ने इस एक्ट का सहारा लिया है तो फिर धारा 14 के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो धारा 14 ये मिथ्या या झूठी रिपोर्ट देने वाली महिला को दंडित करने के प्रावधान देता है। इसके बाद आती है धारा 19। इसमें नियोजक के कर्तव्य बताए गए हैं। यानी कार्यस्थल पर महिला को जो नौकरी देने वाला या नियुक्ति देने वाला अधिकारी है या जो नियोजक है, उसका ये दायित्व बनता है कि वहां माहौल बहुत ही खुशनुमा हो, सौहार्दपूर्ण हो, महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का उपेक्षित और द्वेषतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाए, उनको अपने कार्य की स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें जीने के हक की स्वतंत्रता दी जाए, उन पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाए, उनसे किसी भी प्रकार के अस्वीकृत यौन व्यवहार की इच्छा प्रकट नहीं की जाए या इस प्रकार की मांग नहीं की जाए, या इस प्रकार का निंदनीय व्यवहार जो यौन उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है वो वहां नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का माहौल तैयार करने या इस प्रकार के वातावरण को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित नियोजक या नियोक्ता की होती है। अगर वह इस प्रकार की व्यवस्था करने में नाकाम रहता है, और खास तौर से हम ध्यान रखेंगे कि जो विशाखा गाइडलाइन है उसकी पालना करने में अगर संबंधित नियोजक विफल रहता है तो ऐसे नियोजक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है, और वहां 50,000 से अधिक का जुर्माना या इस प्रकार की दंड से संबंधित नियोजक को दंडित किया जाएगा कि अगर वह लैंगिक उत्पीड़न को रोकने में नाकाम रहा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो नियोजक के कर्तव्य हैं वो धारा 19 में दिए गए हैं, और जिलाधिकारी के जो कर्तव्य हैं वो धारा 20 में दिए गए हैं। इसी एक्ट की धारा 20 ये जिलाधिकारी के कर्तव्यों को सुनिश्चित करती है। तो इस प्रकार से महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष एक्ट 2013 विभिन्न प्रकार की शक्तियों के साथ लागू है, या
ये कब लागू हुआ, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये 9 दिसंबर 2013 से प्रभाव में आया है। 9 दिसंबर 2013 से प्रभावी है। इस एक्ट में बस इतना ही।